अब आ जाएगा, ठीक है। ओके, वेलकम टू निम्बस लर्निंग। और हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ में अगेन स्टील स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे थे आपके साथ में कनेक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका था। कनेक्शन के अंदर सबसे पहले हम बेटा क्या पढ़ चुके थे, अभी तक हमने पढ़ा था कनेक्शन क्या होते हैं। ऐसे मेंबर जो दो मेंबर को जोड़ने के लिए यूज करते हैं उन्हें कनेक्शन बोलते हैं। दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक डायनामिक और एक स्टैटिक। डायनामिक आपके पास मूविंग लोड को रोकता है, जिसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं रिविट कनेक्शन। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को। फिर बात करते हैं स्टैटिक कनेक्शन। स्टैटिक कनेक्शन आपके पास जहां पे लोड कांस्टेंट होता है उसको रोकता है, इसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं वैलिड कनेक्शन। और जहां मेंटेनेंस कर सकते हैं वहां प्रोवाइड करते हैं बोल्टेड कनेक्शन। फिर बात करते हैं आपके पास ऑर्डिनरी बोल्ट का। ऑर्डिनरी बोल्ट लो कार्बन स्टील से बनता है, इस कारण से ये ओनली लाइट लोड के लिए डिजाइन किया जाता है। ये आपके पास कोड के अंदर M5 से M36 तक के लिए अवेलेबल है, जहां पे M क्या होते हैं, मैट्रिक यूनिट होती है जो MM के अंदर है। और जो नंबर है आपके पास क्या बताते हैं, नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया। और इस नॉमिनल डाया को बेटा आपके पास क्या बोला जाता है, शैंक डाया बोला जाता है। इस नॉमिनल डाया को ही शैंक डाया बोल जाता है। जो ये वाला होता है ना विदाउट थ्रेडेड पोर्शन, ये होता है, ठीक है। और ये जब आपके पास स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो किसके अंदर अवेलेबल होती है, ग्रेड के अंदर। जैसे कि 4.4 है तो पहला नंबर क्या बताता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को। और इसी को अल्टीमेट स्ट्रेंथ को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाता है मुझे, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं HSFG बोल्ट की, जो क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, जो रिवर्सिबल लोडिंग को रोकता है। जो लोड आपके पास फ्रिक्शन के कारण से ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे ग्रेड के पीछे क्या लग जाता है, S लग जाता है। और ये S क्या बताता है कि ये बोल्ट जो है वो आपके पास कैसा है, वो हाई स्ट्रेंथ का है, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट के। दो टाइप के मेनली जॉइंट होते हैं, एक लैप होता है और एक आपके पास बट होता है। लैप का जो फॉर्मूला था शियर कैपेसिटी का वो क्या था, 1 × A नेट। और फेलियर होता है यहाँ पे आपके पास बोल्ट का, जहां अल्टीमेट आ गया 1.25। और शियर स्ट्रेंथ निकालना इसलिए 1/√3। जब बात करते हैं आपके पास बट जॉइंट की, बट जॉइंट के अंदर आपके पास यही फॉर्मूले में कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। क्यों, मैं डबल कवर की बता रहा हूं। डबल कवर मैंने क्या कहा था कि जब भी हम डिजाइन की बात करेंगे तो बेटा आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, क्योंकि हमें डिजाइन क्या बनाना है, सेफ बनाना है। अगर मैं इस ए नेट की जगह में क्या रखूंगा, शैंक एरिया रखूंगा तो डिजाइन कैसा होगा, इकोनॉमिकल होगा। और जब वो कुछ भी कंडीशन नहीं देता तो वो आपको हमेशा, वो आपके पास क्या देगा, वो अगर आपसे कुछ भी कंडीशन नहीं देता तो हमेशा आपको कौन सा एरिया लेना है, नेट एरिया लेना है। बिल्कुल शाबाश आपके पास। फिर बात करते हैं एक जनरल फॉर्मूले की। जनरल फॉर्मूला जो शियर स्ट्रेंथ का था वो कैसा था, नंबर ऑफ शियर प्लेन शेयरिंग में कितने हैं, नंबर ऑफ शियर प्लेन आपके पास ए नेट में कितने हैं। दूसरी बात, यहाँ फेलियर किसका होता है, बोल्ट का फेलियर होता है, जहां अल्टीमेट आ जाता है 1.25। और शियर स्ट्रेंथ निकालने हैं तो 1/√3। शाबाश, क्या क्लियर, क्या अपना इतना क्लियर है क्या। फिर बात करते हैं एक बोल्ट और दूसरे बोल्ट के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो आपके पास कितने से कम नहीं होना चाहिए, 2.5D से। याद है ना, जब आपके पास स्टोन को दूर दूर फेंकते हैं तो फेलियर किसका होता है, स्टोन का। और सारे स्टोन को लेकर एक साथ फेंकते हैं तो फेलियर किसका होता है, आपके पास पानी का। तो मतलब यहाँ पे जो स्टोन थे वो क्या है, बोल्ट है। और जहां पानी था वो वहां पे क्या है, वो प्लेट है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और आपके पास जो बोल्ट होते हैं, बोल्ट आपके पास यहाँ लगा रहे हो और फोर्स के पैरेलल जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, पिच। और फोर्स के परपेंडिकुलर क्या कहलाएगी, गेज कहलाएगी। मिनिमम गेज या पिच कितनी होती है, 2.5D होती है। अगर हम पिच की बात करें, क्योंकि पिच इंडिपेंडेंट होता है और गेज डिपेंड करता है लोड पर, तो इसलिए मैं वैल्यू फिक्स कर देता हूं किसकी, पिच की। तो पिच मैक्सिमम टेंशन मेंबर में कितना होता है, 16T और 200 mm का मिनिमम। फिर बात करते हैं कंप्रेशन में कितना होता है, 12T और 200 mm का मिनिमम। जो भेदभाव है वो किस बेसिस पे कर रखा है, क्योंकि कंप्रेशन के अंदर ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे तो बीच वाला पार्ट में क्या हो जाएगी, बकलिंग हो जाएगी। इस कारण से उसको बचाने के लिए टेम्प कंप्रेशन में वैल्यू कम रखी जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं आपके पास एंड एज डिस्टेंस की। एंड एज डिस्टेंस क्या होता है, जो आपके पास प्लेट है और बोल्ट होल है उसके जो आउटर का जो डिस्टेंस होता है इसे क्या बोलते हैं, एंड और एज। अगर फोर्स के पैरेलल है तो बेटा ये डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाएगी, एंड कहलाएगी। और अगर ये फोर्स के परपेंडिकुलर है तो बेटा ये क्या कहलाएगी, एज कहलाएगी। और ये
एंड और एज जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.5 डी नोट। यहाँ बेटा डी नोट क्या है, डाई ऑफ बोल्ट होल है। ये आपके पास 1.5 डी नोट कब लेना है, जब आप मशीन से कर रहे हैं, क्योंकि मशीन से एक्यूरेसी होती है। और जब आप इसको हैंड फ्लेम से लेते हैं, मतलब कि आपके पास मशीन हैंड से काटते हैं आपके पास मशीन की जगह, तो यही वैल्यू कितनी हो जाती है 1.7 डी नोट हो जाती है। डी नोट यहाँ पे भी क्या है, डाई ऑफ बोल्ट होल है। फिर बात करते हैं भाई मिनिमम तो ठीक है, मैक्सिमम कितना, तो बेटा मैक्सिमम कितना होता है 12t एफ साइलेंट, और एफ साइलेंट की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, क्योंकि अंडर रूट 250 अपन में एफ वाई और एफ वाई जनरल 250 ही होता है, इसलिए इसकी एफ साइलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर बात करते हैं डाई ऑफ बोल्ट होल कितना लेना है, 12 से 14 के लिए +1, 16 से 24 के लिए +2, 24 से ज्यादा के लिए +3 लेंगे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं आपके पास बियरिंग कैपेसिटी का। बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या था, 2.5 kb इंटू डी, टी मिनिमम लेना है। यहाँ फेलियर किसका होता है, यहाँ फेलियर होता है प्लेट का, जहां अल्टीमेट आ गया डिवाइड करोगे किससे 1.25 से, ठीक है। फिर बात करते हैं केबी। केबी क्या है यहाँ पर बेटा, ये है बियरिंग कांस्टेंट, जो क्या रहता है, ये रहता है ई अपॉन में 3d नोट पी डिवाइड बाय 3d नोट माइनस 0.25 एफ यू बी डिवाइड बाय एफ यू पी और 1। इन चारों में से जो भी मिनिमम आएगा वो वैल्यू किसकी देगा, केबी की देगा, वो वैल्यू किसकी देगा, केबी के, एफ यू पी के लिए होगा, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। फिर एफ वाई पी नहीं, एफ यू पी, एफ अल्टीमेट फेलियर हो रहा है ना, यहाँ पर भी यहाँ प्लेट का फेलियर हो रहा है तो यूपी आएगा, अगर फेलियर नहीं होता तो वाई पी आता, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर बात करते हैं आपके पास इसके आगे चल के कि जो आपके पास बोल्ट वैल्यू का, बोल्ट वैल्यू बोल दे बेटा, या फिर आपके पास बोल्ट स्ट्रेंथ बोल दे, बोल्ट स्ट्रेंथ बोले या फिर बोल्ट वैल्यू बोल दे, दोनों का मतलब बेटा आपके पास क्या हो, सेम होता है। और ये किसका मिनिमम होता है, ये मिनिमम होता है आपके पास शियर स्ट्रेंथ तो बोल्ट और बियरिंग स्ट्रेंथ तो, इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो क्या कहलाएगा, वो बोल्ट वैल्यू या बोल्ट स्ट्रेंथ कहलाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि भाई डिसएडवांटेज क्या है आपके पास लैप जॉइंट में। बेटा लैप जॉइंट में क्या होती है, इसेंट्रिसिटी होती है। इसेंट्रिसिटी क्या जनरेट करती है बेटा, कपल को जनरेट करती है, और कपल क्या करता है, आपके पास मेंबर की लोड कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है। इस कारण से हमें आपके पास लैप को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए एज कंपेयर टू बट के। क्लियर के, यहाँ तक कल हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि इसको कैसे हटा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, ठीक है, अवॉइड, सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, ठीक है, अवॉइड दी, नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी, अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी, avoid the effect of eccentricity in the lap joint, the numbers of bolts should be increased, number of bolt should be increased। अब नंबर ऑफ बोल्ट इंक्रीज करने से बेटा आपके पास क्या होता है भाई, नंबर ऑफ बोल्ट इंक्रीज करने से क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। नंबर ऑफ बोल्ट शुड बी इंक्रीज विच इंक्रीज द रिजिडिटी इन द कनेक्शन, इंक्रीज द रिजिडिटी इन द कनेक्शन, ओके। अब बेटा बात क्या आती है कि सर ये रिजिडिटी क्या होती है, बेटा रिजिडिटी का मतलब आपके पास क्या होता है, रिजिड फॉर्मेशन होना। रिजिड फॉर्मेशन होना मतलब अब आपके पास ये जो बॉडी है अगर से मोमेंट आता भी है ना तो बेटा मूवमेंट नहीं होने देगा, ये इसको मोमेंट में नहीं आने देगा, ये इसको क्या करेगा, अपनी ही पोजीशन में रखेगा बिल्कुल रिजिड बना के। इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास किसको बढ़ा दिया जाता है, नंबर ऑफ बोल्ट को, वो किसको बढ़ा देती है, रिजिडिटी को, और इस कारण से आपके पास जो इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी है वो हट जाता है। क्लियर, बना लीजिए इसको। इसको बना लीजिए जल्दी, फिर बट के बारे में बात करते हैं।
कभी भी नहीं आएगा सुधीर बेटा, ये कभी नहीं आता ये। बना लिया, बना लिया क्या बेटा ये? हाँ बिल्कुल सही। रिजिड का मतलब है जो अपनी शेप को चेंज ना करे, बिल्कुल एक जैसा रहे। सचिन बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात करते हैं बट जॉइंट के प्रॉपर्टी की, बट जॉइंट के प्रॉपर्टीज की। ठीक है, बट जॉइंट की, इसके मैं थोड़े प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, पहले देखो मैंने आपको बताया था कि भाई बट जॉइंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट, एक होता है डबल कवर बट प्लेट बट जॉइंट। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले बता रहा हूं आपको सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट। ओके, अब बस अगर समझदार हो, मैं क्या कह रहा हूं, अगर समझदार हो और बिल्कुल जगे हुए हो तो आप इसका आंसर देखते ही बता दोगे, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट। अब देखना, डायग्राम देखना इसका, और मुझे बस एक लाइन पूछूंगा, उसका आंसर बता देना, पता चल जाएगा कि हाँ भाई डिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, चलो देखते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा ही था क्या भाई? डायग्राम कुछ ऐसा ही था सिंगल कवर प्लेट का जब हमने बनाया था, याद होगा आपको। और यहां पे आपके पास लगा दिए थे क्या, बोल्ट। यहां पे लगा दिए थे आपके पास बोल्ट। इसमें नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितने आएंगे, नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितने आएंगे? सुदीप का गलत है, बाकी सबका ठीक है, पता है सबका सही है, सिर्फ सुदीप का गलत है। बेटा यहां पर आपके पास जो शेयर प्लेन बनेंगे वो सिर्फ यही तो बनेगा भाई, यहीं से ही तो फेल होगा, अगर फेल होगा तो, और कहां से होगा, और कहीं से फेल होगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन यहां पे कितने आते हैं, 1 आते हैं। और इसी कारण से, ठीक है, इसी कारण से जो ये आपके पास सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट है, ये बेटा डिजाइन कैसे होगा बताओ? अगर सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट है तो इसका डिजाइनिंग सेम किसकी तरह होगा बताओ? लैब की तरह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन क्या था कि सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट किसकी तरह डिजाइन कर सकते हैं? तो बेटा आपके पास लैब की तरह डिजाइन कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहां पर भी आपके पास शेयर प्लेन एक आता है और वहां पे भी शेयर प्लेन आपके पास कितना आएगा, एक ही आएगा। क्लियर क्या? हाँ तो बोल दो हाँ। और वो भी किस में, सेम एज लैब जॉइंट इन दी shear capacity, इन दी shear कैपेसिटी, या फिर इन shear strength। ओके, ओनली किसमें, shear में, क्योंकि बेटा बेयरिंग में अंदर क्या आ जाती है, बेयरिंग में प्लेट आ जाती है, और प्लेट जब आ जाती है तो बेटा यहां पर इस प्लेट की थिकनेस अलग होगी और इसकी अलग होगी। बट ऐसा आपके पास लैब में तो नहीं होता ना। ठीक है भाई, यहां पर इसकी थिकनेस कितनी होती है, T1, इसकी थिकनेस कितनी होती है, T2, बट वहां पे ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो ये आपके पास जो सेम कैपेसिटी डिजाइन होगी वो ओनली किस में होगी, शेयर के अंदर। क्लियर क्या? क्लियर? तो अब दूसरी बात और बता दो, अब दूसरी बात और पूछ लेता हूं तो उसका आंसर भी बता दो। मैंने ऐसा कहा है कि इसको डिजाइन लैब की तरह करते हैं, लैब में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कि एसेंट्रिसिटी का, तो क्या वो प्रॉब्लम इसमें भी रहेगा क्या वो प्रॉब्लम इसमें भी रहेगा, हाँ या ना? क्या सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट में भी वो प्रॉब्लम रहेगा जो आपके पास लैब में था?
बेटा वहां थिकनेस नहीं आती ना, वहां पे सीधा क्या आता है, नंबर ऑफ शियर प्लेन ए नेट एफ यू अपॉन 1.25 डिवाइड बाय 1/√3। सुधे बेटा वहां पे शियर कैपेसिटी के अंदर प्लेट का थिकनेस का रोल नहीं आता ना, मैंने आपको कल भी कहा था प्लेट का जो थिकनेस का रोल है वो बियरिंग के अंदर आता है। ठीक है, बताओ आएगा ना यहां पर भी कैपेसिटी किसकी होगी, वही होगी जो वहां पर प्रॉब्लम आती। कैसे भाई, यहां पर लोड लगेगा कितना P और ये यहां से चला जाएगा कितना 100%। ओके, अब आपके पास क्या होने वाला है कि ये लोड आपके पास यहां से जब यहां जाने लगेगा तो ये आपके पास लोड को यूनिफॉर्मली ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक आपके पास जाना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, और ये चला जाएगा कहां से, यहां से होता हुआ। इस कारण से यहां पर भी बीच में जनरेट होने वाली है क्या, बीच में जनरेट होने वाली है क्या, अगेन कुछ सेंटर से दूरी, और इसी के कारण से यहां पर स्ट्रेसेस यूनिफॉर्म नहीं हो पाती। मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ सिंगल कवर ही आपके पास जब बट जॉइंट प्रोवाइड करते हैं तो इस कारण से स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं हो पाती। इसी कारण से कहा जाता है कि ये जो डिजाइन है ये भी आपके पास बेटर नहीं होता। ठीक है, तो आपके पास यहां पर आपके पास क्या है कि जो कवर प्लेट है वो एक तरफ है, जिस कारण से जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्मली ट्रांसफर नहीं हो पाती। इन दिस जॉइंट not uniform transfer the load, not uniform transfer the load in the plates। ओके, यहां पर याद रखना नॉट यूनिफॉर्म ट्रांसफर होता है इन दिस जॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म, नॉट लिख दिया, नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसफर द लोड इन दी प्लेट्स। ओके, यहां पे यूनिफॉर्म तरीके से लोड ट्रांसफर नहीं हो पाता, जिस कारण से इस जॉइंट को भी हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, बनाओ इसको। बना लिया बेटा? सर बैक स्लाइड। बना लिया क्या? चलिए अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आपके पास क्या है, डबल कवर प्लेट बट जॉइंट, डबल कवर प्लेट बट जॉइंट। ओके, और बेटा इसके ब्रैकेट में लिख देना बेस्ट कनेक्शन, बेस्ट जॉइंट। ओके, ये इन तीनों में, मतलब लैब की बात करें, सिंगल कवर की करें, डबल कवर की करें, तो ये आपके पास बेस्ट कनेक्शन है, याद रखना। और अगर रीजन भी पूछ ले तो बता देना इट इज ए बेस्ट कनेक्शन ड्यू टू हाईएस्ट efficiency of this joint। ओके, ये दोनों चीजें पूछते हैं कि भाई आपके पास बेस्ट कनेक्शन कौन सा है, डबल कवर प्लेट बट जॉइंट, या फिर पूछ लेगा किस जॉइंट की आपके पास जो एफिशिएंसी है,
वो हाईएस्ट होगी, तो भी आंसर आपके पास क्या होगा, डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। अब बेटा बात क्या है कि सर ये कैसे हुआ, अब बात क्या है कि सर ये कैसे हुआ, देखो ये आपके पास हो गई मेन प्लेट, ये आपके पास क्या हो गई, मेन प्लेट, ओके। और यहां पर आपने पास प्रोवाइड कर दी प्लेट, यहां पे आपने प्रोवाइड कर दी प्लेट, और इस जगह पे अब आपके पास यहां पर क्या हुआ, अब यहां पे आपके पास क्या हुआ कि यहां पर आपके पास लोड लगा, ठीक है। यहां की थिकनेस कितनी है, T1, मेन प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी है, T1, और जो कवर प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी है, पहले वाले की T2 और दूसरे वाले की T3, ओके। लोड यहां से लगा P अमाउंट का, तो अंदर जब जाने लगेगा तो बेटा इस लोड का कैपेसिटी कितना होगा, 100% होगा। भाई लोड का कैपेसिटी कितना होगा, 100% होगा। और मान लो कि यहाँ पे मेरे बोल्ट लग रहे हैं, ये मेरे आपके पास क्या लग रहे हैं, बोल्ट लग रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ये 100% लोड यहाँ पे गया तो 50% तो लोड जाएगा यहाँ पर, और 50% तो लोड जाएगा आपके पास यहाँ पर, बिल्कुल बराबर ट्रांसफर हो रहा है यूनिफॉर्मली। और जबकि वहां पे एक तरफ ही प्लेट होने के कारण से लोड बराबर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, यही प्रॉब्लम आ रही थी वहां पर। और यही 50% यहां जाएगा, यही 50% यहां जाएगा, यही 50 यहां, और यही 50 यहां, और ये 50 होता हुआ यहां से 100% का लोड अगेन बेटा क्या होगा, निकल जाएगा। एक बात बताओ मुझे भाई, मेरा ये हाथ और ये हाथ क्या सेम लोड उठा सकता है क्या, नहीं। मैं जिस हाथ को ज्यादा यूज करता हूं वो आपके पास, मतलब मान के चलो इस प्लेट की थिकनेस जो है वो ज्यादा है और इस प्लेट की थिकनेस कम है, तो आपके पास ज्यादा लोड कौन ले पाएगा, पहले ये बताओ भाई। जिसकी थिकनेस ज्यादा होगी वही लोड ज्यादा ले पाएगा। तो मतलब जो मैं कह रहा हूं कि भाई जो 100% का लोड आ रहा है, 50 यहां जा रहा है, 50 यहां जा रहा है, तो कब जा पाएगा, जब इन दोनों कवर प्लेट की थिकनेस क्या हो, इन दोनों कवर प्लेट की थिकनेस क्या हो, बराबर हो। अगर ये थिकनेस सेम नहीं होगी ना, तो याद रखना कि जो ये आपके पास यूनिफॉर्मली लोड ट्रांसफर हो रहा है ना प्लेट के बीच में, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लियर क्या, ठीक है। तो याद रखना क्या कहेंगे, इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी, effect of eccentricity, effect of eccentricity in this joint, in this joint is eliminated, is eliminated by providing, by providing, by providing equal thickness of, equal thickness of cover plate, equal thickness of cover plate। क्लियर सर, लास्ट में जो थिकनेस को लेके बोला है एक बार तो, अच्छा मैं ये कह रहा था कि आपके पास अगर जो T2 है, ये जो T2 है, ठीक है, T2 इक्वल टू T3 होगा। अगर बेटा ये जो कवर प्लेट है दोनों सेम थिकनेस की होगी ना, तो ही ये आपके पास जो इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी आ रहा है ना, जो आपके पास ये इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी आ रहा है, ये तभी एलिमिनेट हो पाएगा। अगर बेटा इनकी थिकनेस आपने अलग अलग रख ली ना, तो जिसका थिकनेस ज्यादा होगा ना वो लोड ज्यादा ट्रांसफर करेगा एज कंपेयर टू कम थिकनेस वाली प्लेट के, ठीक है। ये लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी इन दिस जॉइंट इज एलिमिनेटेड बाय प्रोवाइडिंग इक्वल थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। इन दोनों की जो थिकनेस है कवर प्लेट की वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। हाँ बेटा इक्वल कर भी दोगे ना, इक्वल कर भी दोगे तो ये जो 50 वाला जो लोड ट्रांसफर होगा ना वो हो ही नहीं पाएगा। अगर बेटा आप यहां पर इस वाले में इन दोनों को सेम भी कर दोगे ना, तो भी ये चीज हो ही नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि यहां देखो ये अटैच तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ इसकी कवर प्लेट की तो हेल्प से ही जाएगा ना। इस कारण से बेटा लोड ट्रांसफर बेटर तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है सुदीप बेटा। अगर आप इनकी थिकनेस को सेम भी करते हो ना,
तो भी आपके पास लोड बेटर तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाता। तभी तो मैंने क्या लिखा है, नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसफर द लोड। ठीक है, अटैक क्यों नहीं किया? मनमोहन बेटा, किसको अटैक क्यों नहीं किया तुमने? किसको अटैक कर रहे हो तुम? अटैच क्यों नहीं किया? अच्छा, अटैच क्यों नहीं किया? तो अटैच करने से क्या होगा? गैप रखा जाता है उन दोनों के बीच में थोड़ा सा। एक्सपेंशन के लिए गैप होता है नहीं, रह ही जाता है थोड़ा सा बहुत। चलो, चलो एक चीज को लेकर एग्जाम में बार बार पूछता है, एक क्वेश्चन को लेकर, मतलब कि इस डायग्राम को लेकर आपसे वो एक चीज बार बार पूछता है, और मैं भी आपसे वो चीज पूछ लेता हूं जो आप यहां पे क्लियर हो सके। पहले बताओ ये जॉइंट कैसा है? पहले बताओ ये जॉइंट कैसा है? बताओ। डबल कवर प्लेट बट जॉइंट। अब मुझे इसका शियर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट का फॉर्मूला बता दो। शियर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बताओ फॉर्मूला इसका। कितने जगह से फेल होगा? एक जगह से, और ये कहां पर है? दूसरी जगह से। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू ए नेट। यहां फेलियर किसका होगा? बोल्ट का होगा। अल्टीमेट आ रहा है तो 1.25, और आप शियर कैपेसिटी निकाल रहे हैं तो 1/√3। क्लियर है यहां तक? दूसरी बात, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश, बस यही आंसर देना आपको। अब मैं बात करता हूं आपसे बियरिंग स्ट्रेंथ की, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। ठीक है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। देखो बेटा, इसकी जो थिकनेस होती है मेन प्लेट की वो कितनी होती है? T1। जो कवर प्लेट है इनकी थिकनेस कितनी होती है? T3। और इसकी थिकनेस आपके पास होती है T2। ओके, तो आपके पास यहां पे फॉर्मूला क्या बनता है? 2.5 kb/d। अब यहां बेटा मैंने क्या लिखा था? वहां पे T मिनिमम, वहां पे लिखा था मैंने T मिनिमम। अब ये T1, T2, T3 इनका कंपेयर नहीं करोगे, आप कंपेयर करोगे थिकनेस किसकी लेनी है? एक तो लेनी है मेन प्लेट की, कितनी है? T1, और कवर प्लेट की टोटल, मतलब T2 प्लस T3। आपको इन दो को कंपेयर करना है। क्लियर क्या? और इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो लोगे। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूं? मेन प्लेट को और कवर प्लेट को कंपेयर करना है, तो मतलब कवर प्लेट की दोनों थिकनेस को सम करके कंपेयर करोगे, इससे अलग अलग मत कर देना। तो मैंने देखो क्या लिखा है? T1 कोमा ब्रैकेट T2 प्लस T3, T2 प्लस T3, इन दोनों का सम T1 से कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, वो मिनिमम देखोगे। और यहां फेलियर किसका होता है? यहां फेलियर होता है प्लेट का, और अल्टीमेट जहां पर आ गया डिवाइड किससे करोगे? 1.25 से। क्लियर क्या? बस ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये बार बार पूछता है। क्यों पूछता है? इस गलती के कारण से, क्योंकि यहां पे टी मिनिमम नहीं आएगा और ऑप्शन में आपके पास टी मिनिमम होगा। ठीक है बेटा? हाँ तो बोल दो। समझ गए क्या? समझ गए क्या? बता दो ना कि हाँ सर हम समझ गए। बोल दो ना बेटा कि हाँ सर समझ गए ना। नोट करो इसको, सभी तो बोल दो हाँ सर समझ गए। धन्यवाद, अच्छे से ही तो समझाने आए हैं बेटा तुम्हें, रवि अच्छे से ही तो समझाने आ रखे हैं, आना चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए
बस ये याद रखो सुधीर बेटा, ये याद रखिए, अगर थिकनेस सेम होती है तो लोड इजीली से ट्रांसफर होगा यूनिफॉर्म तरीके से। अगर आपके पास थिकनेस सेम नहीं होती है प्लेट्स की तो लोड आपके पास नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसफर होगा। बस ये बात याद रखना ना, आप चीज जो आएगा ना अगर इससे रिलेटेड तो आप कर दोगे, ये बस याद रखना आपके पास, ठीक है। आप ये चीज याद रखना इसको इस तरीके से। क्रिटिकल प्लेन, ठीक है, नाम क्या है इसका, क्रिटिकल प्लेन। अब आपके पास यहां पे क्या होता है कि भाई क्रिटिकल प्लेन किसे कहते हैं, ठीक है, क्रिटिकल प्लेन नहीं, क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये रहा क्रिटिकल सेक्शन। सेम थिकनेस में एसेंट्रिसिटी भी अवॉइड होगी सर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है, सेम थिकनेस में एसेंट्रिसिटी अवॉइड होती है, ठीक है। अब क्रिटिकल सेक्शन की बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज सेक्शन वेयर 100% intensity of load, 100% intensity of load applied, 100% intensity of load applied। मतलब आपके पास क्या कह रहा है कि भाई मान लो कि आपके पास मेंबर पे जो लोड आ रहा है ना वो आपके पास 100 kg का आ रहा है और किसी सेक्शन पे वो 100 kg पहुंच गया। अगर किसी भी जगह पर वो 100 kg पहुंच गया तो बेटा याद रखना वो सेक्शन क्या कहलाएगा, क्रिटिकल सेक्शन। और जहां पे वो 100% नहीं पहुंचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट ए क्रिटिकल सेक्शन। क्लियर। जैसे बताता हूं कि क्रिटिकल सेक्शन अभी क्वेश्चन में क्या रहता है। देखिए मान लीजिए, अच्छे से समझना, ठीक है। अब मैं पहले कह रहा हूं कि लिखना मत, पहले समझ लेना, उसके बाद तुम्हें मैं टाइम दे दूंगा लिख लेना, ठीक है। तो लिखना मत, कहीं तुम बनाने लग जाओ, और चीजों को अच्छे से समझना है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, दिख रहा है ना बेटा सभी को, ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए। अब मान लो कि ये मेरे पास बोल्ट लग रहे हैं, ये मेरे पास यहाँ पे क्या लग रहे हैं, बोल्ट लग रहे हैं, ठीक है। ये बोल्ट लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, बोल्ट लग रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, कि यहां से लोड लगा P अमाउंट का, यहां से लोड लगा P अमाउंट का। तो बेटा जब ये लोड इस प्लेट में एंटर करेगा, ये लोड, ये प्लेट कौन सी है, ये आपके पास प्लेट है मेन प्लेट, ठीक है। ये जो आपके पास प्लेट है ये आपके पास कौन सी है, ये आपके पास है मेन प्लेट, ओके। और जो ये जो है और ये जो है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा कवर प्लेट। क्या बोलते हैं इनको, जो आपके पास साइड में लग रही है इन्हें बोलते हैं कवर प्लेट, ठीक है। चलो अब आपके पास क्या होता है कि जब इस प्लेट के ऊपर ये लोड लगेगा तो ये P लोड जैसे ही इस प्लेट के अंदर जाएगा तो बेटा इस लोड का इंटेंसिटी कितना होगा, यहाँ पर बोलो कितना होगा, यहाँ पर इस प्लेट के अंदर 100%। तो मैं कह सकता हूं कि क्रिटिकल सेक्शन जो होगा मेन प्लेट के लिए वो मुझे इस कहीं प्लेन पे मिलेगा, मतलब इस बोल्ट पे मिलेगा। कह सकता हूं या नहीं कह सकता, कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यही तो आपके पास जो 100% लोड है, यही तो 100% जो लोड है वो सबसे पहले कहां पर आएगा, इस बोल्ट के ऊपर आएगा, ठीक है क्या। अब आपके पास क्या होगा, यहां पे जैसे ही लोड देख जाएगा तो अब इसको एक पार्ट तो यहां मिलेगा और एक पार्ट कहां मिलेगा, यहां पर। क्लियर। तो मतलब अब आपके पास जो 50% रहेगा यहां पर और 50% रहेगा यहां पर, मतलब यही जो 100% यहां पहुंचा था यही आधा यहां जाएगा और आधा यहां पर। इस आधे में से 25% यहां से जाएगा और 25% जाएगा यहां से,
और इस 50 का 25% जाएगा यहां से और 25% जाएगा यहां से। जब ये 25 और 25 यहां से जाने लगेगा तो बेटा ये 25 भी यहां पर और ये 25 भी यहां पे मिलकर इस सेक्शन पे अगेन कितना दे देगा भाई, ये 25 और यहां से 25 गया और यहां से 25 गया, तो अगेन यहां पर इस वाले प्लेन पर कितना मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, अगेन 100 हो जाएगा। 50 टॉप पर और 50 टॉप पे, मतलब यहां पे जब लोड पहुंचेगा तो अगेन कितने परसेंट का हो चुका होगा, 50 का, और अगेन यहां पहुंचेगा तो कितने का मिल चुका होगा, 50% का। ठीक है, और उसके बाद अगेन यहां पे आगे से ही बढ़ोगे तो क्या होने वाला है, आगे यहां 50% बढ़ा, यहां 50% बढ़ा, यही आगे जाएगा 25, यही 25 आगे जाएगा, तो मतलब अगेन यहां से कितने वाला है 25, यहां से 25 यहां से और 25 यहां से, यही 25 आगे जाके, यही 25 आगे जाके 50 यहां से गया और यही 25 50 50 मिलकर 100 अगेन बनकर 100% बनकर इस प्लेट से बाहर निकल जाएगा कितना, 100। तो मतलब आवाज नहीं आ रहा क्या, आवाज नहीं आ रहा क्या, बताओ, वॉइस नहीं आ रहा, आनी चाहिए। क्लियर क्या, ठीक है। तो मतलब आपके पास क्या हुआ, अब आपके पास क्या हुआ कि अगर मैं मान के चलो, ये तो मैंने 4 बोल्ट बनाए थे, अगर मैं यहां पे नंबर्स ऑफ बोल्ट बना देता हूं, मैं अगर यहां पे नंबर्स ऑफ बोल्ट बना देता हूं, ठीक है, तो मुझे आपके पास क्या पता चलेगा कि जब मैं मेन प्लेट के लिए देखूंगा तो बेटा मुझे 100% लोड कहां पे मिलेगा, इन आउटर वाले बोल्ट पर। मैं जब मेन प्लेट के लिए देखूंगा तो मुझे बोल्ट कहां पे मिलेगा, आउटर वाले बोल्ट पर। ठीक है, और जब मैं आपके पास इस कवर प्लेट के लिए देखता हूं तो मुझे आपके पास लोड 100% कहां पे मिलेगा, इस अंदर वाले बोल्ट पर। कहां मिलेगा, इस अंदर वाले पर। ठीक है, तो मतलब अगर मैं क्रिटिकल सेक्शन बोलता हूं जो यहां पे 100% लोड होगा वो मेन प्लेट के लिए मुझे कहां पे मिलेगा, इन आउटर मोस्ट बोल्ट पर। और जब मैं बात करूंगा क्रिटिकल सेक्शन फॉर कवर प्लेट, बेटा वो कहां मिलेगा, इनर मोस्ट पर। क्यों आउटर मोस्ट पे, क्यों, सबसे पहले लोड बेटा आउटर पे ही तो आएगा, तो मेन प्लेट के लिए आउटर मोस्ट, और कवर का क्या होगा, अंदर वाला। कैसे, क्योंकि जितने भी लोड बोल्ट में ट्रांसफर होंगे वो लास्ट में आके जब वो दूसरी प्लेट में ट्रांसफर होने लगेंगे तो उस जगह पे कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो मतलब आपके पास क्या होने वाला है, तो नंबर्स ऑफ क्रिटिकल प्लेन होंगे तो वहां पर मैं बात करूंगा क्रिटिकल वाले की, वो भी किसके लिए, क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्रिटिकल सेक्शन की, क्रिटिकल सेक्शन। वो आपके पास कौन सा होगा, आउटर मोस्ट होगा, आउटर मोस्ट प्लेन। किसके लिए, किसके लिए होगा, मेन प्लेट के लिए, फॉर मेन प्लेट। ओके, और जो सबसे अंदर वाले पार्ट है ये वाले, ये आपके पास क्रिटिकल सेक्शन होंगे, ये आपके पास बेटा क्रिटिकल सेक्शन होंगे। ठीक है, ये कौन से हैं, ये आपके पास है इनर मोस्ट। इन्हें क्रिटिकल सेक्शन को क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट सेक्शन या इनर मोस्ट प्लेन। और ये जो इनर मोस्ट जो प्लेन है वो क्रिटिकल सेक्शन किसके लिए होंगे, वो होंगे आपके पास कवर प्लेट के लिए। किसके लिए, कवर प्लेट के लिए। तो सिंपल सा आपसे एक चीज पूछता है, व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन फॉर मेन प्लेट, तो क्या बोलोगे, आउटर मोस्ट वाले। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द कवर प्लेट, तो क्या बोलोगे, इनर मोस्ट वाले। बस ये 2 लाइनें याद रखने ना, कि क्रिटिकल सेक्शन मेन प्लेट के लिए आउटर मोस्ट होते हैं और कवर के लिए सबसे इनर मोस्ट होते हैं। क्लियर, बना लो इसको। लिखिए पहले इस लाइन को, ये लिख लिया, ये सभी ने लिख लिया क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। बना लीजिए इसको।
बना लिए ये, इसको बना लीजिए। क्रिटिकल सेक्शन फॉर आउटर मोस्ट प्लेन फॉर मेन प्लेट, क्रिटिकल सेक्शन फॉर इनर मोस्ट सेक्शन कवर प्लेट। ठीक है, इसको भी इनर मोस्ट प्लेन ही लिख लेना, जो दोनों सेम ही रहे, जो कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। आप ही दिखा रहे हैं सुदीप बेटा, वेट तो करो थोड़ा, सभी के साथ चलो बेटा, ग्रुप से अलग जाके क्या करोगे। और सबर का फल मीठा बहुत होता है। और तुम्हें फल बहुत ज्यादा मीठा मिलने वाला है। ठीक है, चलो बना लिया क्या बेटा, बना लिया क्या, बता दो ना कि हाँ सर बना लिया। नहीं बनाया, क्या कह रहे हो बेटा ऋषिकेश, क्या रह गया बताइए आपका भी। बना लिया क्या ऋषिकेश? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हटा दे सभी को, सभी को हटा दे एक साथ ही। ठीक है, चलो अब आपके पास बात क्या करते हैं, आप करते हैं स्टैंडर्ड सेक्शन की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? स्टैंडर्ड सेक्शन, स्टैंडर्ड सेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर, इन स्टील स्ट्रक्चर। बेटा आपके पास पता है बात यहां पे क्या होती है कि जो भी स्टील सेक्शन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं ना, वो आपके पास दूसरे जगह से चेंज होते हैं। जैसे कि अगर आप सोम में पढ़ते हैं, टोस में पढ़ते हैं, आरसीसी में पढ़ते हैं, तो वहां सर सेक्शन बनाते हैं कुछ अलग तरीके से, और हम जो सेक्शन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? अलग तरीके से बनाने वाले हैं। इसी कारण से यहां पर मैं इन सेक्शन को क्या बोलता हूं? हॉट रोल सेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें बोलते हैं हॉट रोल सेक्शन। ओके, और इन्हें यहां पे क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड सेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो देखो फॉर एग्जाम्पल मैं पहले बता देता हूं जो आपको दिक्कत ना आए। देखो अगर सर कहीं पे प्लेट बनाते हैं ना, तो सर ऐसे बनाते हैं। अगर सर कहीं पे एंगल सेक्शन बनाते हैं ना, तो सर ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 और ऐसे, इन दो प्लेट को जोड़ के बनाते हैं। ठीक है, कैसे? ऐसे। क्लियर क्या? ऐसे ही देखा होगा ना सर ने, जैसे आई सेक्शन बनाएंगे तो सर ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट बनाते हैं। पर बेटा पता है हमारे यहाँ पे क्या होता है? हमारे यहाँ पर क्या होता है? यहाँ सेक्शन कुछ इस तरीके से बनता है, यही सेक्शन कुछ ऐसे बनते हैं, कुछ इस तरीके से बनते हैं, ऐसे थोड़े राउंडेड करके। ठीक है, इन्हें बोलते हैं एंगल सेक्शन और इन्हें बोलते हैं हॉट रोल एंगल सेक्शन। ठीक है, थोड़े से कर्व के अंदर, थोड़े से कर्व के अंदर, और इन्हीं कर्व सेक्शन को क्या बोलते हैं? हॉट रोल सेक्शन। क्लियर क्या? और इस टाइप के जो सेक्शन होते हैं ना, इस टाइप के, इन्हें बोलते हैं ISA। क्या बात करते हैं? ISA। ये ISA यहां पे आपके पास क्या है? इन्हें बोला जाता है आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड
एंगल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, मतलब ISA। ओके, अब आपके पास क्या होता है कि अगर ये जो आपके पास लेंथ है इसको मैं बोल देता हूं L1, और ये जो आपके पास लेंथ है इसे मैं बेटा क्या बोल देता हूं L2। ओके, और यहां पे जो इनकी थिकनेस होती है वो कितनी होती है T, और यहां पे भी जो थिकनेस होती है वो भी कितनी होती है T। ओके, तो मतलब L1 L2 और ये T। अब आपके पास क्या होता है कि जो ये एंगल सेक्शन है ना, ये जो ISA आपके पास एंगल सेक्शन है, ये बेटा इक्वल एंगल सेक्शन भी होते हैं, ये इक्वल एंगल सेक्शन भी होते हैं। ओके, इक्वल एंगल सेक्शन। और जो आपके पास ये IS है ये बेटा आपके पास अनइक्वल भी होते हैं, ये आपके पास अनइक्वल एंगल सेक्शन भी होते हैं, अनइक्वल एंगल सेक्शन। अगर आपके पास कुछ डायमेंशन ऐसे है ISA L1 इंटू L2 इंटू T, मतलब कैसे होंगे ISA 75 इंटू 75 इंटू T, तो ये कहलाते हैं इक्वल एंगल सेक्शन। क्या कहलाते हैं बेटा? इक्वल एंगल सेक्शन। अनइक्वल एंगल सेक्शन में आपके पास कैसे होते हैं कि जो ये आपके पास ISA है ये कैसे होंगे L1 L2 और T, मतलब कैसे कि ISA तो है पर वो आपके पास कैसे होंगे 100 होगा, 75 होगा और फिर आपके पास 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? तो याद रखना, जब अगर लेंथ दोनों सेक्शन की सेम होती है, ये वाला और ये वाला साइड, तो क्या कहलाएगा? इक्वल एंगल सेक्शन कहलाएगा। और जब ये वाला जो लेंथ है वो अलग हो जाएगा तो बेटा क्या कहलाएगा? अनइक्वल कहलाएगा। क्लियर? क्या क्लियर है? क्या बताओ। अब एक चीज और देखो, अब देखो कैसे खेला है ना। वो आपसे क्या बोला, पेपर था झारखंड वाला था, AE का, झारखंड वाला AE का पेपर। उसमें क्या हुआ कि ऐसे दे दिया डायमेंशन, ऐसे दे दिया कि भाई ये ISA है, ये है आपके पास 100 इंटू 75 इंटू 8। बोला ये बताओ कि यहां पर ये जो थर्ड डायमेंशन है वो किसको शो करता है? थर्ड डायमेंशन किसको शो करता है? किसको शो करेगा बेटा? शो किसको करेगा? थिकनेस ऑफ एंगल को। समझे क्या भाई? समझे क्या? समझे ना। अगर भाई पूछ ले कि भाई जो फर्स्ट दो डायमेंशन है वो किसको शो करेगा, भाई वो लेंथ को शो करेगा। हाँ तो बोल दो कि हाँ सर समझ गए बेटा, हाँ तो बोल दो। ठीक है ना। हाँ बस ये क्वेश्चन थे, बस सिंपल सा यही क्वेश्चन था। देख लो सिंपल आते हैं, बस क्या है तुम्हें पता होना चाहिए कि हॉट रोल सेक्शन क्या होते हैं। और एक एग्जाम, मुझे एग्जाम याद नहीं आ रहा प्रॉपर, इसका फुल फॉर्म पूछ रखा था, इसका फुल फॉर्म पूछ रखा था। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। खत्म। ठीक है, चलो। शाबाश बेटा लक्ष्मण, लकी, जो भी हो तुम L के। ठीक है, चलो। मनमोहन बेटा हम ऐसे कह रहे थे, लोकेश, सॉरी हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, लोकेश याद रहेगा उससे। ठीक है, तो मैं ऐसे कह रहा था बेटा कि आपके पास जो सेक्शन होते हैं अलग जगह पे जब पढ़ोगे किसी सब्जेक्ट में तो सर कुछ ऐसे सेक्शन बनाते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। हमारे यहाँ पे सेक्शन कुछ राउंडेड बनते हैं और इन्हीं राउंडेड सेक्शन को क्या बोला जाता है? हॉट रोल सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है जो आपको दिख रहा है L शेप का, इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। ये आपके पास IS कोड जिसका नाम आपके पास होता है SP नंबर 6। SP नंबर 6 क्या होता है? यह है स्टैंडर्ड पब्लिकेशन स्टील बुक। याद रखना, कहते हैं कि जो आपके पास SP नंबर 6 है जो एक्सप्लेन करता है आपके पास किसको? IS 800 को। वो क्या है? वो बेटा स्टील टेबल है। ठीक है, आप पढ़ते हैं ना स्टील टेबल स्टील स्ट्रक्चर के साथ में, तो वो आपके पास क्या है? SP नंबर 6। SP मतलब स्पेशल पब्लिकेशन। ओके, तो जो स्टील टेबल होती है वो किस में है? SP नंबर 6 में। ठीक है, अलग से ही होती है वो बुक, वो कोड में इंक्लूड नहीं होती, अलग से। ओके, और फिर मैंने इसके बारे में बता रखे कि कितने टाइप के होते हैं। तो ये आपके पास कुछ होते हैं इक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, और एक और है वो मैं उसी जगह पे बताऊंगा जहां पे उसको बताना चाहिए। स्पेशल कहां बोला बेटा? लिखा है ना यहां पर, देखो
स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बोला है बेटा, स्पेशल कहां बोला? अच्छा SP6 क्या? SP6 होता है स्पेशल पब्लिकेशन, स्पेशल पब्लिकेशन। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। और आगे बताएं, और हॉट रोल सेक्शन बताते हैं, वो टाइप के हैं यहां पर। ठीक है, चलो और बात करते हैं। इस बार का ही क्वेश्चन देख लो, ऐसा आपके पास पूछ रखा था। ये जो सेक्शन होते हैं ना, ये जो सेक्शन होते हैं, ये हमारे यहाँ पे स्टील में ऐसे बनते हैं, ये हमारे स्टील में ऐसे बनते हैं। जबकि बेटा आपके पास 100 मार्क्स में पढ़ते हो तो सर कैसे बनाते हैं? ऐसे 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 ऐसे, सर ऐसे ही बनाते हैं ना जब आप RCC या सोम पढ़ते हैं। पर हम आपके पास जब स्टील पढ़ेंगे तो हर जगह सेक्शन कैसा बनाएंगे? ऐसा बनाएंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसे बोलते हैं हॉट रोल सेक्शन और इन्हें क्या बोलते हैं? आई सेक्शन। ये आपके पास बाकी सब्जेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है, बट हमारे यहाँ पे ये नहीं लगते। अगर आपने स्टील पढ़ी होगी अपने कॉलेज में तो सर भी यही सेक्शन बनाते होंगे, सर कभी ऐसा सेक्शन नहीं बनाए होंगे स्टील के अंदर। बस तुमने कभी नोटिस नहीं करा, तुम्हें लगा कि सर का डिजाइन खराब है इसलिए सर ने थोड़ा कर्व में बना दिया। तुम पूछते तुम्हें वहीं पता चल जाता, तुमने पूछा ही नहीं होगा सर से। ठीक है, चलो इनकी बातें करते हैं। ये कुछ अवेलेबल, जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लो, इसी बार के क्वेश्चन का तुम एक एग्जाम्पल ले लो। इस बार पूछ रखा था कि भाई ISMB है, वो आपके पास 500 है, जो आपके पास @735.8 किलो न्यूटन, ठीक है, किस में था? किलो न्यूटन में था, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, किस में था? 8 किलो न्यूटन पर मीटर। बोला बताओ ये चीज क्या बता रहा है? सर बोल देते थे बुक से बना लेना। बिल्डअप एंड रोल इन दोनों फॉर्म में होते हैं? नहीं बेटा, बिल्डअप सेक्शन अलग होते हैं, वो बताऊंगा मैं। बिल्डअप सेक्शन अलग होते हैं, ये हॉट रोल सेक्शन है। बिल्डअप सेक्शन अलग तरीके से बनाने पड़ते हैं हमें। बिल्डअप सेक्शन हमें बनाने पड़ते हैं या हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। ठीक है, देखो जो आपके पास पेपर था ना, इसरो का पेपर होता है साइंटिस्ट का, जो आपके सिविल के लिए निकलता है, हर साल निकलता है मार्च में, भर देना। ठीक है, आपके पास उसमें क्या पूछा कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है? उसमें क्या पूछा इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नाम क्या है इसका? इसका नाम आपके पास है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, मीडियम वेट बीम। अब आपके पास इस बार का क्वेश्चन सुन लो। कहता है कि भाई ये 500 क्या है यहाँ पर? भाई ये जो 500 है ना, ये होती है, मतलब ये आपके पास जो टोटल डेप्थ होती है ना इसकी, वो आपके पास होती है 500। वो डेप्थ क्या होती है? 500। मतलब जो आपके पास पूरा है ना, जो पूरा आपके पास जो डेप्थ होती है, ओवरऑल डेप्थ बेटा, वो आपके पास ये होती है 500। क्लियर? अब बात है कि सर ये भी बता दो ये क्या होता है। तो बेटा आपके पास 1 मीटर में इस सेक्शन का कितना वेट होगा, वो ये चीज बताता है। 1 मीटर के अंदर कितना वेट होगा, वो आपके पास ये चीज बताता है। क्लियर? क्या इस बार का जो पेपर था ना आपके पास 30 तारीख वाला जो पेपर था इवनिंग का, उसमें यही क्वेश्चन था, पूछ रखा था 500 और ये क्या बताता है? भाई 500 बताता है डेप्थ ऑफ बीम को, और ये जो वेट है ये बताता है इसके वेट पर मीटर को। बस क्लियर? अब मैं बता देता हूं कि भाई ये जो आपके पास स्पेशल पब्लिकेशन था उसमें कौन कौन से अवेलेबल है। सबसे पहला आपके पास दिखता है ISLB। इसका मतलब आपके पास क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम। क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम। ओके, दूसरा आपके पास मिलता है ISMB। इसका मतलब आपके पास क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। ओके, उसके अलावा आपको मिलता है ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी
हैवी वेट बोलो या हाई वेट बोल दो, हैवी वेट बीम। ओके, और इसके अलावा आपको मिलता है ISWB, ISWB। इसे आपके पास क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। ओके, ये आपके पास पूछा था यूपीपीएससी के एई के पेपर में, यूपीएससी के एई के पेपर में। ये बीम क्या होती है, वाइड फ्लेंज बीम होती है। कैसी होती है, इसके ये जो पोर्शन होते हैं ना, ये जो पोर्शन होते हैं कौन से, ये वाले, ये कुछ ज्यादा चौड़े होते हैं। जो इसकी देखो ऊपर वाला पार्ट जो चौड़ा सा है इसे बोलते हैं फ्लेंज, और जो पतला सा है ना इसे आपके पास बोलते हैं क्या, वेब। इसको क्या बोलते हैं, फ्लेंज, इसको क्या बोलते हैं, वेब। जो फ्लेंज वाला पार्ट है ना वो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाता है, वो ज्यादा ही लंबा हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाइड फ्लेंज बीम। क्या बोलते हैं, वाइड फ्लेंज बीम। क्लियर, क्या क्या कहलाता है, वाइड फ्लेंज बीम कहलाता है। अब बना लो, अब आप बना लो इसको, वेब नहीं है, वाइड है। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा नहीं बट बता देता हूं, ISJB, इसका मतलब क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, जूनियर बीम। इसमें आपके पास क्या होते हैं, फ्लेंज जो जनरली जो सेक्शन मिलते हैं ना उससे छोटे होते हैं भाई, जब बड़े होते हैं तो वाइड, और उससे जब छोटे मिलेंगे तो जूनियर। ठीक है, ज्वाइंट नहीं, जूनियर बेटा, जूनियर बीम। और आपके आईएएस के पेपर में पूछा रखा था, ये सेक्शन यूज मतलब कि बेस्ट किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। आईएएस का पेपर था 2017 का, उसमें पूछा रखा था ये सेक्शन बेस्ट किसके लिए है, कॉलम के लिए। तो ये आपके ए और जेई में भी पूछ सकता है। ठीक है, बेस्ट फॉर वेब, बेस्ट फॉर कॉलम, ISHB सर, ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। इसमें वेब बड़ी होती है या जूनियर वाले में, नहीं नहीं, जनरली बस फ्लेंज छोटा हो जाता है। ठीक है बेटा, सब बताएंगे ना सचिन बेटा, तुमसे छुपा के मैं कहां जाऊंगा तुमसे, मैं ऐसे थोड़ी का मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या, भाई आने तो दो, आगे बता तो रहे तुम्हें। सुधीर बेटा वो कंप्रेशन मेंबर का पार्ट है तो मैं उसको वहीं पे ही बताऊंगा। जो बल्ब वाला पार्ट है, बल्ब एंगल जो शिप बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो मुझे कंप्रेशन मेंबर में बताना है और वहीं पर ही बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। बेटा रहा नहीं जाता ना, तो इस रहा नहीं जाने के कारण से चीजें इधर की उधर हो जाएगी और कुछ चीजें छूट जानी है। इसी के बेटा तुम्हारे रहा नहीं जाने के चक्कर में चीजें इधर से उधर हो जानी है, और वो चीजें जहां बतानी है वो चीजें रह जाएगी। कोई बात नहीं ना बेटा, मनमोहन बेटा कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं नोट्स पढ़ के यही चले जाना। तुम्हारे जितने भी नोट्स बन रहे हैं ना, ये क्या मैं कह रहा हूं, जितने भी नोट्स बन रहे हैं तुम इनको पढ़ के चले जाना, तुम्हारा निकल जाएगा पेपर। बस बात क्या है, पढ़ लेना, तुम बस पढ़ लेना, बस ये कह रहा हूं मैं तुमसे, तुम पढ़ लोगे काफी है। ठीक है, चलो हो गया क्या, सभी ने बना लिया कि इतना, चलो अब बात करते हैं इस वाले की। ठीक है, ISMC 500@735.8, शायद पता नहीं किलो न्यूटन में न्यूटन है या जहां तक मीटर है देख लेना, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, शायद न्यूटन मीटर में था या किलो मीटर में था, इसके मीटर देख लेना एक बार। यहाँ पे जो ये m है, ये आपके पास जो m है वो आपके पास बेटा ये होता है 500, ये आपके पास होता है 500 mm। कितना होता है, 500 mm होता है। ठीक है, और ये जो आपके पास वेट है वो किस में है, पर मीटर के अंदर। ठीक है, अब बात है कि सर ये ISMC का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब आपके पास होता है इंडियन स्टैंडर्ड
इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल, मीडियम वेट चैनल सेक्शन। ओके, तो इस वाले पार्ट को, ये पूरे को तुम क्या होगे कि सर ने बना दिया, ठीक है। ये जो आपके पास पूरा है ना, ठीक है, ये जो आपके पास पूरा होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको चैनल बोलते हैं, ठीक है। अब ये किस किस में अवेलेबल है, ये भी आपके पास अवेलेबल होते हैं ISLC, मतलब क्या नाम पड़ जाएगा इसका, इसका नाम भी क्या पड़ेगा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल, ISMC, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल। फिर ISHC, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट चैनल। क्लियर? चैनल कौन सा बोला सर? बेटा पूरा, ये पूरा ही चैनल बोलते हैं, इस पूरे को, इस पूरे को ही बोलते हैं बेटा। ISJC, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। और बना लिए इसको। इसमें से जो ज्यादा पूछा जा रहा है ना, मतलब कि लास्ट ईयर में जो 2-3 जगह मुझे इस क्वेश्चन को देखने को मिला, वो बताता हूं आपको यहां से, है ना। बना लिए बेटा यहां तक? नहीं, जूनियर चैनल, जूनियर वेट क्या बोलोगे? सुधीर बेटा जूनियर वेट क्या होगा? लाइट वेट बोलते तो बात भी रहती। ठीक है, चलिए। इसमें आजकल मतलब कि नॉर्मली 2020 तक 19 तक के पेपर में जो देखा वो था आपके पास ISSC। इससे आपके पास क्या बोला जाता है बेटा? इससे बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। ओके, क्या बोला जाता है? इंडियन वेट लगता है क्या सर सब में? बेटा वेट लगता है, बताया ना सब में, देखो डेस्क कर रखा है। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट, हैवी वेट, जूनियर चैनल, इसमें नहीं है वेट। ठीक है लोकेश बेटा, चलो। इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आपके पास क्या होता है कि दो सेक्शन को, मतलब कि दो चैनल सेक्शन को इस तरीके से मिला के बना दिया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। या फिर बना देंगे आपके पास इस तरीके से, इस तरीके से भी बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से के लिए दो सेक्शन को मिला के बना देते हैं। इसके अंदर स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है? टू चैनल सेक्शन with flange turn inward direction। ओके, इन दोनों की डायरेक्शन कहां पर है? एक दूसरे की तरफ। तो बेटा यहां पे मैंने क्या लिखा है? इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, और इन दोनों की डायरेक्शन कहां पे है? एक दूसरे के अपोजिट। तो आपको क्या लिखना है? टू चैनल सेक्शन विद फ्लेंज
टर्न आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, यहां पर जब डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी तो क्या कर देंगे आपके पास इनवर्ड डायरेक्शन, और जब आपके पास ये बाहर की तरफ होगी तो क्या कर देंगे आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये है आपके पास ISCC। ये नहीं पूछता, मैंने सिर्फ जनरल वे के लिए बता दिया आपको कि क्या होता है। ये पूछते कि भाई इसका मतलब आपके पास क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बना लिया क्या? हाँ तो बोल दो, हाँ तो बोल दो कि हाँ सर आ गया। अरे बेटा मैं ऋषिकेश ये कह रहा था कि आ गया क्या, मैं ये थोड़ा कह रहा था लिख लिया। लिख लो आराम से। सर अभी तक जो बताए हैं वो सब इक्वल एंगल सेक्शन है ना? क्या बात कर रहे हो सचिन बेटा, मैंने कब कहा कि ये सारे इक्वल सेक्शन है? मैंने कब कहा ये इक्वल है? मैंने अलग अलग बताया ना। ये चैनल सेक्शन थे, ये चैनल है सेक्शन है, ये आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन है, और ये आपके पास चैनल सेक्शन था। मैं तो अलग अलग बता रहा हूं बेटा। मैंने कब कहा ये इक्वल है? मैंने इक्वल भी बता दिया और अनइक्वल भी बता दिया। ये बेटा आपके पास आई सेक्शन कहलाता है, हॉट रोल आई सेक्शन कहते हैं इसको, हॉट रोल आई सेक्शन, आई सेक्शन, हॉट रोल आई सेक्शन। इसे बोलते हैं चैनल सेक्शन। इसे क्या बोलते हैं? चैनल सेक्शन। ठीक है, ये आपके पास है स्पेशल चैनल सेक्शन। जब फ्लेंज अंदर की तरफ होगा तो क्या बोलेंगे? टू चैनल सेक्शन विद फ्लेंज टर्न इनवर्ड। फ्लेंज होती है ये वाला, अगर ये अंदर की तरफ है तो इनवर्ड डायरेक्शन, और अगर यही जो फ्लेंज है बाहर की तरफ है तो क्या बोलेंगे आपके पास? टर्न आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आपके पास आते हैं टी सेक्शन पे। इसके बाद हम आपके पास आते हैं, ठीक है, किस पे? टी सेक्शन पे। ये क्या है? ये टी सेक्शन है। ये दोनों नाम बहुत बार आ रहे हैं और अलग अलग जगह पे आए हैं। अब मोस्ट स्टूडेंट गलती करते हैं, ISST है, तुम लोग क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इसको बताओ, क्या बोलोगे? इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, वाइड फ्लेंज टी सेक्शन, वाइड फ्लेंज टी सेक्शन। यही तो गलती है, यही तो गलती है जो वहां पे थी। पहली बात, ये तो बीम नहीं है, हाँ टी बीम, हैवी वेट नहीं है। सर जो बीम बनेगी वो आई सेक्शन से ही बनेगी। हाँ बिल्कुल सही श्रुति बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बीम बनती है वो आई सेक्शन से बनती है। जैसे आई सेक्शन आपके पास ऐसे होते हैं ना, उनको रख दिए जाते हैं वहां पर। कभी आपने देखा नहीं इस तरीके से? आपने गटर देखे नहीं? पहले गटर की बीम बनती थी इस तरीके से, तो यही तो रखते थे वो लंबे से इस तरीके से। हाँ ठीक है, तो ये जो गलती होती है वो ISST का मतलब यहाँ पे क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी सेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे नाम जो है, जो दिखता है वो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे जो है वो यहाँ पर नहीं दिखता। ISST, ISST इसे क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग फ्लेंज, लॉन्ग लेग टी सेक्शन, लॉन्ग लेग टी सेक्शन। क्या कहते हैं? लॉन्ग लेग टी सेक्शन। ये नाम भी देखो ISST, कैसे लगता है कि कोई
स्पेशल चैनल होगा टी सेक्शन का। बट बेटा यहाँ पे देखो नाम क्या है, लॉन्ग लेग टी सेक्शन है। मतलब ये जो सेक्शन होंगे उनके अंदर जो लेग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। वो कैसे होगी, कुछ ऐसे। ये जो लेग है वो थोड़ी लंबी होगी, इस कारण से नाम क्या पड़ गया, लॉन्ग लेग टी सेक्शन। और ये दोनों ही आपके पास मोस्टली जगह पर जो पेपर हुए ना 2019 के अंदर, ये नाम दो ज्यादा बार पूछे गए। हाँ तभी तो ये ज्यादा आया। क्यों? क्योंकि जो नाम के अंदर है वो इनके नाम में नहीं है, इसलिए। हाँ बिल्कुल सही सुदीप बेटा, बिल्कुल सही। ऊपर वाले में फ्लेंज बड़ा कर देंगे। भाई ऊपर वाले में क्या करेगा, लिखा है ना वाइड फ्लेंज, तो इसमें फ्लेंज बड़ा कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, ISHT, और ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, ISST, इस तरीके से। क्लियर? हाँ, नामकरण के कारण ऐसा हुआ है, बिल्कुल सही। इनका यूज कहाँ होता है बेटा, इनका यूज भी बीम के अंदर होता है। जहां कैंटिलीवर बीम होती है ना, वहां पर आपके पास ये यूज करते हैं। ठीक है, जो आपके पास कैंटिलीवर बीम नहीं होती, एक तरफ बाहर की तरफ लटका हुआ रहता है पोर्शन, तो ये सारी बीम वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, भाई कैंटिलीवर बीम तो पता होगा ना, एक हिस्सा फिक्स होता है, एक फ्री होता है। तो जो लंबा वाले पार्ट है ये बाहर कर देंगे यहां पर। चलिए, इसरो के पेपर में पूछा व्हाट इज द मीन्स ऑफ ISRO। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ISRO 2018 इसरो वाले पेपर में पूछा व्हाट इज द मीन्स ऑफ इसरो। बताओ क्या होगा। अब यह सिंपल सी बात है, इसरो के पेपर में तुमसे वो इसरो का तो नाम नहीं पूछेगा, तो नाम क्या था, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार। इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार, इनका सेक्शन कुछ ऐसे होता है। तुम भी लोकेश पागल ही हो गए ना, तुम मेरी तो गलती कर देना। इसरो कभी अपने पेपर में ये पूछेगा कि मेरा नाम बताओ, जबकि उसने कह रखा है कि ओनली टेक्निकल पेपर है, तो भी वो अपना नाम कैसे पूछेगा। ISSQ, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार। स्क्वायर बार तो मतलब ये कैसे दिखेगा, ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, हो गया क्या बेटा? हाँ तो बोल दो। चलिए, इतने सेक्शन देख जाना, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इस सेक्शन से इतने मोस्ट सफिशिएंट है इतना। ठीक है, वैसे तो तुमने देख लेना, अगर तुम्हें इससे ज्यादा जानना है ना तो एक बार स्टिल टेबल खोल लेना और देख लेना कितने हैं। ठीक है, देखना कुछ समझ में आ जाए तो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम आपके पास क्या है बेटा, गसट प्लेट। नाम क्या है इसका, इसका नाम है गसट प्लेट। अब बात है कि सर ये गसट प्लेट आपके पास यूज कहां पे करते हैं। ठीक है बेटा, गसट प्लेट का यूज क्या होता है कि मान लो जैसे कि आपके पास कोई चैनल सेक्शन हो गया या आपके पास कोई एंगल सेक्शन हो गया, तो इनको सेक्शन पे डायरेक्टली यूज नहीं करते, इनको किसी मेंबर की हेल्प से जोड़ा जाता है। तो जिस मेंबर की हेल्प से जोड़ा जाता है उन्हें बोलते हैं गसट प्लेट। मतलब ये कुछ ऐसे होती है, ये आपके पास क्या हो गई, ये गसट प्लेट हो गई, ये गसट प्लेट हो गई। और इनके साइड में
जोड़ दिया जाता है किसको, एंगल सेक्शन को। अगर वेल्डिंग करना है तो यहाँ पर और यहाँ पे वेल्डिंग करके जोड़ देंगे, और अगर बोल्टेड से जोड़ना है तो बेटा इसकी बोल्ट की हेल्प से इसको जोड़ देंगे। क्लियर। तो मतलब आपके पास होता क्या है कि जब कभी भी लोड आपके पास इस सेक्शन पे आता है ना, तो यहाँ पर नीचे बॉटम पे कैसे पहुंचेगा, ये जो लोड आपके पास आ रहा है वो आपके पास एंगल की हेल्प से यहाँ पे चला जाएगा। तो ये जो आपके पास गसेट प्लेट है, ये आपके पास लोड को ट्रांसफर करने में, मैं क्या कह रहा हूँ, जो ये आपके पास गसेट प्लेट है ये लोड को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, बट ये खुद लोड नहीं लेता। मैं क्या कह रहा हूं, ये लोड को ट्रांसफर करने में इनकी मदद करेगा, बट ये खुद लोड नहीं लेता। तो याद रखना, गसेट प्लेट लोड बियरिंग मेंबर नहीं होता, इट इज ए ट्रांसफरेबल मेंबर। ये सिर्फ लोड को ट्रांसफर करने का काम करता है। क्लियर। तो गलती मत करना, मैं क्या कह रहा हूं, लोड नहीं लेता, सिर्फ लोड को ट्रांसफर करता है। क्लियर। तो क्या लिखोगे, इट इज प्रोवाइडेड to transfer the it is provided to transfer the load it is provided to transfer the load from one member to another member, ओके। क्लियर बेटा। इसका काम क्या है, एक मेंबर से लोड को दूसरे मेंबर पे ट्रांसफर कर देना। क्लियर। क्या, सिर्फ नाम याद रख लेना, नाम ही काफी है। गसेट प्लेट क्या काम करता है, लोड को ट्रांसफर करने का। क्लियर। बना लो इसको। बना लिया। तो चलिए एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, जो आपके चांसेस रहते हैं कि उस आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकता है, इसी से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से है, ये कहता है क्वेश्चन कि कोई, ये जो क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। क्या कहता है कि कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, और उस इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर एक एंगल सेक्शन लगा हुआ है। एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर एक एंगल सेक्शन लगा हुआ है। इन एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इन विच एन ISA 65x65x10। बेटा बताओ ये एंगल सेक्शन कौन सा है, बताओ ये एंगल सेक्शन कौन सा है, इक्वल है या अनइक्वल है। इज कनेक्टेड टू गसेट प्लेट ऑफ 8 mm thickness क्वेश्चन को लिखते हुए चलना बेटा। हाँ बिल्कुल, शाबाश बेटा, इक्वल है। इस क्वेश्चन को लिखते हुए चलना, क्योंकि हम इसके क्वेश्चन पे टाइम देंगे। ठीक है ना। 8 mm थिकनेस एंड इट्स subjected to 50 kilonewton of working load, subjected to 50 kilonewton of working load, use dia of bolt is 16 mm। बेटा अगर बोल्ट 16 का है तो होल कितने का होगा, अगर बोल्ट 16 का है तो होल कितने का होगा। एंड ग्रेड इज 4.6, 18 का। और अगर ग्रेड 4.6 है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितने का होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना होगा, 400। और यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। बस शाबाश, समझदार हो गए। एंड यूज
गामा एफ इक्वल टू 1.5। व्हाट इज द गामा एफ? व्हाट इज द गामा एफ? बताओ। गामा एफ यहां पे क्या है? मनमोहन बेटा, वैभव बेटा, क्या बात कर दी तुमने, क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसे गलती कैसे कर सकते हो? ऐसे गलती कैसे कर सकते हो तुम? पहली बात, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होता, इसे कहते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैंने क्या कहा था कि हम एलएसएम पढ़ रहे हैं अभी, एलएसएम। जब मैं डब्ल्यूएसएम पढ़ाऊंगा तो मैं स्पेसिफाई करूंगा कि हाँ मैं डब्ल्यूएसएम पढ़ा रहा हूं। मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं? एलएसएम। और एलएसएम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं करते, वहां पे यूज करते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मुझे यहां पर एक गसर प्लेट के साथ में एंगल सेक्शन कनेक्ट करना है। जो आपके पास एंगल सेक्शन है उसका डायमेंशन कुछ इस तरीके से है, 65 इंटू 10, और जिस गसर प्लेट को इससे जोड़ा जा रहा है उसका जो थिकनेस है वो है आपके पास 8 mm। कह रहा है कि यहाँ पे जो लोड लग रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो आपके पास लग रहा है 50 किलो न्यूटन का, बोल्ट लग रहा है 16 का, ग्रेड 4.6 है। इसको डिजाइन करो। तो बेटा याद रखना, जब भी वो लोड देता है और कहता है कि डिजाइन करो, तो समझ जाना कि वो आपसे नंबर ऑफ बोल्ट निकालना पूछ रहा है। मैं क्या कह रहा हूं? अगर वो आपसे क्वेश्चन में कभी भी डिजाइन करना कहता है तो समझ जाना कि वो नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए कह रहा है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि नंबर ऑफ बोल्ट निकालो। भाई कहता है तो बहुत अच्छा, हमें पता चल रहा है। अगर वो कहता है कि डिजाइन दी कनेक्शन फॉर दी लोड, तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है? वो नंबर ऑफ लोड की बात, वो नंबर ऑफ बोल्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ बोल्ट निकालना पड़ेगा। और लास्ट में लिख लेना डिजाइन दी बिल्डिंग, डिजाइन दी बिल्डिंग फॉर गिवन लोड, डिजाइन द बिल्डिंग फॉर गिवन लोड। ठीक है, डिजाइन द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग फॉर गिवन लोड। बना लिया क्या बेटा? बना लिया क्या आप सभी ने? बताइए। चलिए अब बात करते हैं कि भाई इसमें क्या करना है, क्या करना है इसमें। ये रहा। अब आपके पास जो ये व्यू होता है ना, ये व्यू बेटा आपके पास कहां से है? ये आपका व्यू है साइड से, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सेक्शनल व्यू। कहां से है? साइड से। ये क्या है? सेक्शनल व्यू। जब मैं इसको यहां से जाके देखता हूं ना, जब मैं इसको यहां से जाके देख रहा हूं, तो मुझे पता है क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा कि जो एक गसर प्लेट है, देखो ढंग से देखना, ये जो गसर प्लेट है तुम्हें यहां से कैसे दिख रही है? एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिख रहा है, बट एक गसर प्लेट ऐसे लंबी लगी हुई है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लंबी लगी हुई है। 2 बोल्ट कहां से निकाल दिए? ऐसे गलतियां मत, कैसे क्वेश्चन मत क्या करो कि तुम देखते ही बता दो। ठीक है, चलिए। और ये जो आपके पास एंगल सेक्शन है, जब मैं इसको साइड से जाके देखूंगा, जब मैं ये एंगल सेक्शन है, जब मैं साइड से जाके देखूंगा, बेटा 10 है। मैंने वहां पे लिखवा तो चुका क्वेश्चन में, ये 10 है। जब मैं यहां से जाके देखूंगा तो ये मुझे एक अंदर की तरफ रेक्टेंगुलर सेक्शन मिलेगा इस तरीके से। इस तरीके से मुझे सेक्शन मिलेगा आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन सा। क्लियर? ये सेक्शन भी जैसे प्लेट लगी पड़ी है ना, ऐसे ही ये एंगल सेक्शन लगा हुआ है और ये लंबा जा रहा है। ये एंगल सेक्शन ऐसे ही लगा। अब तुम इसको देखोगे तो तुम्हें क्या नजर आएगा? एक रेक्टेंगुलर ये और एक रेक्टेंगुलर ये। तो ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला। ये छोटा वाला है ये वाला पोर्शन है, और जो लंबा वाला पोर्शन है ये वाला है। क्लियर क्या यहां पर? क्लियर? अब बात करते हैं आगे। ये व्यू कहां से है? ये व्यू बेटा आपके पास सामने से है। मुझे बताना है कि मैं इस एंगल सेक्शन को
इस गसट प्लेट से कैसे जोड़ सकता हूं, मतलब कितने नंबर ऑफ बोल्ट से जोड़ सकता हूं। और आपके पास दूसरी बात यहां पे क्या होती है कि जो आपके पास नंबर ऑफ बोल्ट होते हैं उनका जो फॉर्मूला है, इसको 5 स्टार कर देना, इसको बेटा 5 स्टार कर देना, एग्जाम में ज्यादा पूछता है। नंबर ऑफ बोल्ट आपके पास क्या होता है, ऊपर होता है डिजाइन लोड, ऊपर आपके पास क्या होता है डिजाइन है, और इसको डिवाइड कर दिया जाता है किससे, रिविट वैल्यू से। डिजाइन लोड को डिवाइड कर देते हैं किससे, रिविट वैल्यू से। और ये आपके पास फॉर्मूला बन गया किसका, फॉर्मूला बन गया किसका, नंबर ऑफ बोल्ट का। याद रखना बिल्कुल सही, स्ट्रेंथ डिवाइड बाय रिविट वैल्यू इज नोन एज अ नंबर ऑफ बोल्ट। बार बार पूछता है इस लाइन को, तो आप गलती मत करना, जो इनका रेशियो है वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ बोल्ट कहलाएगा। क्लियर। तो मुझे तो पता चल रहा है कि भाई डिजाइन लोड तो कहीं गिवन है, डिजाइन लोड तो गिवन है क्वेश्चन में, कहां पर है, कहां पर है भाई साहब, ये रहा, कहां पर है, ये रहा आपके पास 50 किलो न्यूटन का। अब बात क्या है कि यार हमें क्या निकालना है, हम निकाल रहे हैं आपके पास क्या क्या निकाल रहे हैं, यहां से कहां पे गए, ये रहा, हमें क्या निकालना है, रिविट वैल्यू। ओके, और रिविट वैल्यू मैंने अभी बताई थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई जो रिविट वैल्यू है वो किसका मिनिमम लेना है, रिविट वैल्यू किसका मिनिमम लेना है। एक तो होता है आपके पास शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ओके, और जो दूसरा वाला वैल्यू है वो आपके पास क्या होता है, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। और इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा, मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों मैक्सिमम, क्या बात कर लोगे बेटा, तुम कल की क्लास नहीं लिए थे क्या, मिनिमम, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो क्या कहलाएगा, वो रिविट वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, रिविट वैल्यू। तो पहले हम फाइंड करेंगे इसको, शियर स्ट्रेंथ को। तो चलिए शियर स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। सबसे पहली बात, डायग्राम को देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि नंबर ऑफ शियर फेलियर कितने हो रहे हैं। तो आपके लिए एक नया क्वेश्चन, बताओ डायग्राम को देखकर नंबर ऑफ शियर फेलियर कितने आएंगे, नंबर, बिल्कुल शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, कितने आएंगे, एक आएगा। कहां से आएगा, यहां से आएगा। ठीक है, और मैंने कहीं से बोला क्या फेलियर कहां से हो रहा है, मैंने आपको बोला क्या फेलियर कहां से हो रहा है, तो कहां से लेके चलोगे, मैंने आपको बोला नहीं है फेलियर कहां से हो रहा है, तो कहां से लेके चलोगे, कहां से, अच्छा मैंने रिविट लिख दिया क्या, बोल्ट, बोल्ट वैल्यू। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको कहीं नहीं बताया कि फेलियर कहां से हो रहा है, तो बताओ कहां से लेना है, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, रिविट वैल्यू बोलते हैं WSM में, LSM में बोलते हैं बोल्ट वैल्यू। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम ही है ना, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों वैल्यू सेम ही रहती है। बस जब हम WSM पढ़ते हैं ना, तो वहां पे सब जगह हम रिविट यूज करते हैं, तो वहां बोलते हैं रिविट वैल्यू, रिविट वैल्यू, रिविट वैल्यू। और जब हम LSM पढ़ते हैं ना, तो वहां पे यूज करते हैं हम आपके पास बोल्ट, तो वहां पे क्या बोलते हैं, बोल्ट वैल्यू, बोल्ट वैल्यू। पर दोनों की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, याद रखना, दोनों की वैल्यू सेम तरीके से आती है। चलो, 2 बोल्ट आ रहे हैं, गलत है आंसर, गलत है। चलो, बोल्ट वैल्यू 1 इंटू ए नेट, क्योंकि हमें सेफ बनाना है, और शियर में फेल होता है कौन, बोल्ट, और बोल्ट जब आएगा अल्टीमेट में 1.25, और शेयर निकालना है तो 1/√3, तो निकाल लो फॉर्मूले से, 1.78 इंटू π/4 इंटू डी कितना है, डी कितना है 16 है यहाँ पर। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना है 400, 1.25 करो, कितना आ रहा है बेटा बताओ, यहां से ये शेयर वैल्यू कितना आ रहा है, यहां से कितना आएगा 28.97 किलो न्यूटन। ये वैल्यू आ गया आपके पास किसमें, तुमने जो गलती करी है ना बेटा, वो तो मुझे भी पता है, तुमने जो गलती करी है वो मुझे भी पता है, बट मैं वहीं पे लास्ट में बताऊंगा। आपने गलती करी है वो मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगा कि आपने गलती क्या करी है और आपके 2 बोल्ट क्यों आ रहे हैं। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट, ओके। तो बियरिंग का फॉर्मूला आपके पास क्या बताया था,
2.5 आएगा भाई, के आएगा भाई, डी आएगा, टी मिनिमम आएगा। और बियरिंग में फेलियर किसका होता है? बियरिंग में फेलियर किसका होता है? प्लेट का होता है। और जहां पे अल्टीमेट आ गया, डिवाइड किससे करना है? 1.25 से। किससे डिवाइड करना है? 1.25 से। चलो के बी निकालते हैं। के बी का वैल्यू मिनिमम लेना है, ई अपॉन में 3d नोट। कहीं पर एज डिस्टेंस दिया क्या? कहीं पर एज डिस्टेंस दिया क्या? नहीं ना, तो मिनिमम ले लो। तो बेटा मिनिमम ले लो, तो मिनिमम निकालोगे कितना आएगा? 0.5 आएगा। P डिवाइड बाय 3d नोट माइनस 0.25, तो कर दो 2.5 d मिनिमम, यह है मिनिमम, ठीक है। 3d नोट माइनस 0.25, तो बोल्ट कितने का है भाई? 16 का है। तो होल कितने का होगा? 18 का होगा, माइनस 0.25। निकालो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 0.49 आ रहा है, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 400 और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट नहीं दे रखी, तो कितनी लेनी है? 410 लेनी है। कितनी लेनी है? 410। कितना आ गया निकल के? 0.97 आएगा। और ये आ रहा है 1। इन चारों में से मिनिमम वैल्यू बेटा कितना आ गया मेरा? 0.49। तो के बी का वैल्यू कितना आएगा? 0.49 आ रहा है, ठीक है। चलो रखते हैं वैल्यू में। क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? अच्छा स्लाइड खत्म हो गया। चलो 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 जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ जल्दी, ऐसे आ जाओ। बियरिंग स्ट्रेंथ 2.5, के बी कितना निकल के आया? 0.49 निकल के आया। डायमीटर बोल्ट कितना है? 16। टी मिनिमम, टी मिनिमम कितनी लोगे बताओ? डायग्राम को देखो, टी मिनिमम बताओ कितना लोगे? 8। शाबाश। प्लेट का स्ट्रेंथ कितना लोगे? प्लेट का गिवन नहीं है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कितना लोगे? अगर गिवन नहीं है तो कितना बताया था आपको? 410। शाबाश। डिवाइड बाय 1.25, कितना वैल्यू आ रहा है? यहां से वैल्यू कितना आ रहा है? यहां से आ रहा है 51.43 किलो न्यूटन। क्या यही वैल्यू आ रहा है? क्या बताइए सब लोग, क्या यही वैल्यू आ रहा है? हाँ शाबाश। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताओ? रिविट वो बोल्ट वैल्यू कितनी होगी? बोल्ट वैल्यू कितनी होगी? 28 पॉइंट कितना था? 28.97, ठीक है, यही थी ना। चलो अब बात करेंगे नंबर ऑफ बोल्ट की। अब गलती देख लो, गलती देख लो बेटा, आपने क्या की थी? मैंने लिखा था डिजाइन लोड, और डिजाइन लोड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता चुका था। मैंने क्या कहा था? वो बेसिक बहुत जरूरी है। मैंने आपको क्या कहा था? बेसिक बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं चीजों को मैं बार बार यूज करूंगा। तो बेटा गामा एफ इंटू वर्किंग लोड होता है, और आप सीधा वर्किंग लोड ले रहे थे, बार बार आप डायरेक्ट वर्किंग लोड ले रहे थे। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? डिजाइन लोड। याद आया? याद समझ में आया गलती क्या थी? अब क्या करोगे? 1.5 इंटू 50 डिवाइड बाय 28.97, निकालो कितने बोल्ट आ रहे हैं? 2.58 बोल्ट आएंगे। 2.58 नहीं की? शाबाश, सीख गए तुम। और कितने बोल्ट आ गए? 3 बोल्ट आ गए। कितने बोल्ट आ गए? 3 बोल्ट आ गए भाई। क्लियर क्या? चलो इस क्वेश्चन में और चीजें बताएं, और वो आपसे कैसे कैसे खेल सकता है। और चीजें बताएं बढ़िया बढ़िया सी, जो तुम्हें और चीजें कहीं आपको चीजें घुमा फिराते तो भी वो क्या क्या पूछ सकता है। यहां तक कर लो पहले, ठीक है, यहां तक कर लो, उसके बाद बताते हैं और चीजें। और बैक, अरे कितना बैक करवाओगे भाई?
कितने बोल्ट लग रहे हैं अब दिखा देना यहाँ पर, कितने बोल्ट लग रहे हैं, 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया। लो भाई अब तुम लोड लगा दो यहाँ पर, अब तुम लोड लगा दो यहाँ पर 75 का, 75 किलो न्यूटन का। आपके पास मेंबर फेल नहीं होगा, ठीक है। 3 बोल्ट लगा दो 75 के लिए, मेंबर फेल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर के बेटा यहां तक? चलिए अब देख लेना बाकी जो भी है। अब देखिए बाकी की चीजें जो बतानी है आपको, ठीक है। चलिए अब आपके पास क्या है, 3 बोल्ट प्रोवाइड किए हैं, 3 बोल्ट प्रोवाइड किए हैं। मैं कहता हूं कि मुझे इस प्लेट की आउटर से डिस्टेंस बताओ कि इस प्लेट के आउटर से इस बोल्ट के सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अब वो कहेगा कि भाई पहली जो बोल्ट लग रहा है उसके प्लेट के आउटर से डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, तो बताओ कितनी होगी, बताओ। मैं बता चुका हूं आपको, बिल्कुल सही, बस गलती मत करो लोकेश। 1.5 डी नोट लिखना है, क्या लिखना है, 1.5 डी नोट। निकालो कितना आ रहा है भाई, बोल्ट अगर 16 का है तो होल कितने का होगा, 18 का, तो कितना आ गया यहां से 27 आ गया। तो आउटर से जो डिस्टेंस होगी, मैं इसको थोड़ा सा यहां बना रहा हूं, ठीक है, तो आप वहां बना देना। 3 बोल्ट हो गए, ठीक है, 3 बोल्ट हो गए और ये प्लेट का आउटर हो गया, तो यहां से जो डिस्टेंस है वो कितने mm हो गई, 27 mm हो गई। आपको इसी डायग्राम में बतानी चीजें, ठीक है। अब बोल्ट के सेंटर से सेंटर डिस्टेंस वो पूछेगा तो कितनी बताओगे, 2.5 डी बताओगे। ये तो कितनी थी, 1.5 डी नोट। तो डी यहाँ पे कितना है, डी यहाँ पे कितना है, 16। तो 16 इंटू 2.5 कितना हो गया, 40 mm। तो बेटा ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 40 mm हो जाएगा, और ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, ये भी 40 mm हो जाएगा। तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 27, ये भी कितनी आ गई, 40, और ये प्लेट का जो आउटर है, अब अगेन यहाँ डिस्टेंस आएगी। अब ये प्लेट का जो आउटर था वहां से डिस्टेंस कितनी आएगी, 22.7। तो मुझे टोटल बताओ, ये टोटल कितनी हुई, ये टोटल बताओ। 40 और 27 कितना होंगे, 54, और 80 और 54 कितने हो गए, 134 mm। कितने हो गए, 134 mm। अरे टोटल बताना भाई, ठीक है, कितने हो गए, 134, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, अरे प्लेट के आउटर से ले रहे हैं, प्लेट के आउटर से ले रहे हैं बेटा, ठीक है। तो कितना होगा, 134। तो यहां से आपके पास एक स्टेटमेंट बनती है कि लिखिए उसको नोट करके, कि जो भाई लेंथ ऑफ कवर प्लेट है, कि जो मैं आपके पास जो कवर प्लेट ले रहा हूं पीछे वाली, वो कितनी लेनी है, वो डिपेंड किस पे करेगा, कि आप बोल्ट कितने लगा रहे हैं, कितने पे डिपेंड करेगा कि आप बोल्ट कितने लगा रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आती है आपके पास कि जो लेंथ होती है कवर प्लेट की वो किस पे डिपेंड करती है, अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट पर। लेंथ ऑफ कवर प्लेट is depend on providing arrangement of bolt,
providing arrangement of bolt। दूसरा पॉइंट, width of cover plate, width of cover plate is same as width of cover plate, width of cover plate is same as width of main plate, width of main plate। मतलब बेटा अगर आपके पास जो विड्थ है वो दूसरे पास के ऊपर जब कवर करेंगे तो कैसा होना चाहिए, बराबर। मतलब इस प्लेट की विड्थ और इस प्लेट की विड्थ कैसा होना चाहिए, बराबर, जो इजीली से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सके। ठीक है, अच्छा रिपीट कर दे क्या बेटा, कहां से रिपीट कर दे कि लेंथ से। बेटा जो आपके पास लेंथ होती है ना कवर प्लेट की, वो किस पे डिपेंड करती है कि आपने कितने बोल्ट वहां पे लगा रहे हो। तो मतलब मैंने क्या लिख दिया कि जो लेंथ ऑफ कवर प्लेट है वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट कैसे रखा है। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, विड्थ ऑफ कवर प्लेट, कि जो एक प्लेट है मेन वाली और ओवरलैप करवाना है कवर प्लेट से, तो वो जितना विड्थ बराबर रखेंगे ना तो वो इतना बराबर रहेगा। मतलब इजीली से आपके पास कनेक्शन बन पाएंगे और लोड बेटर वे में ट्रांसफर हो पाएगा। इसी कारण से कहा जाता है कि जो विड्थ होती है कवर प्लेट की वो बराबर होना चाहिए जितना आपके पास मेन प्लेट का रहता है। ठीक है, हाँ तो बोल दो सर वो लेंथ अरेंजमेंट पर करेगी तो गसर प्लेट के ऊपर है। बेटा यहाँ पे जो गसर प्लेट है ना वो ये कवर प्लेट है। अभी बेटा जो आपके पास ये गसर प्लेट है ना वो ही कवर प्लेट है आपके पास, क्योंकि भाई देखो हमारा मेन सेक्शन कौन सा हो गया, वो आपके पास एंगल सेक्शन हो गया, और एंगल सेक्शन को जो हेल्प दे रही है लोड को ट्रांसफर करने में वो कौन सी है, गसर प्लेट। तो वही तो आपके पास कवर प्लेट है इस टाइम पर। हाँ तो बोल, बना लिया क्या सर, मैं ये कहना चाहता हूं। तुम कह सकते हो, इसमें कहना चाहने वाली बात नहीं है, तुम दूर हो, तुम लिख दिया करो, तुम्हारा कहने चाहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम कह दिया करो, हम सुन लेंगे यहां से। ठीक है, चलो तुम कहना चाहते हैं कि गसर प्लेट की जो लेंथ अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगी जो मेन प्लेट के पर होगी। हाँ बिल्कुल सही, हाँ तुम जो कहना चाहते हो मनमोहन वो तुम सही कह रहे हो। ठीक है, चलो तीसरी बात, अब मैं आपसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आते हैं। ठीक है, चलो क्या बात करते हैं, थिकनेस of cover plate, thickness of cover plate is calculated at critical section, calculated at critical section। what is critical section, what is critical section for cover plate, बताओ। थिकनेस कहां पे कैलकुलेट करते हैं इसके, क्रिटिकल सेक्शन पर, कि वहां पे लोड कितना आ रहा है उस लोड के अकॉर्डिंग तुम प्रोवाइड करोगे तुम्हारा। तो मुझे बताओ कि कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा, कौन सा होगा, क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा। कहां से लाते हो ये बातें तुम, ये जो 27 आ रहा है, ये फर्स्ट वोल्ट आ रहा है, कहां से लाता है। मिड का मैंने मिड बोला था कि वहां पे मैंने इनर मोस्ट बोला था, मिड बोलोगे तो वहां पे अलग आएगा, मिड बोलोगे तो वहां पे आपके पास दूसरा सेक्शन आ जाएगा। मैंने बोला था इनर मोस्ट वाले, मिड बोलोगे तो एक आएंगे, और यहाँ पे दो पर होते तो इनर मोस्ट बोलेंगे बेटा, क्योंकि मिड तो एक पर ही होगा, बिल्कुल उसके जस्ट सेंटर वाले पर। तो क्या लिखोगे,
हाँ तो बोल दो, कितना लिखोगे? इनर पर तो एक ही है मगर। अरे मैं एक जनरल वे की बात कर रहा था, मैं एक जनरल वे की बात कर रहा हूं कि कितने वहां पर होंगे। मैं यहाँ पर एक या दो की बात नहीं कर रहा कि पहले पे मिलेगा दूसरे पर। मैं एक जनरल वे की बात कर रहा हूँ भाई कि वहां पे कहां पर मिलेंगे। मैं यूं नहीं कह रहा कि इस बोल्ट के लिए बताओ, ये तीनों एक जनरल वे है, ये चीजें हर जगह के लिए वैलिड है। मैं ये कहना चाहता हूं हर जगह के लिए, मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं बता ये चीज, मैं कह रहा हूं ये हर जगह के लिए वैलिड है। ये जो लाइनें हैं ना वो आपसे डायरेक्टली पूछी जाती है और ये हर जगह के लिए वैलिड है। हाँ तो कहां पे लिखना है? इनर मोस्ट सेक्शन। तो कहां पर है आपके पास क्रिटिकल सेक्शन? वो आपके पास होते हैं इनर मोस्ट पर। कहां पे होते हैं? इनर मोस्ट सेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आपके लिए होमवर्क देते हैं, देखते हैं कल कंसर सही करते हो नहीं करते। क्वेश्चन आपके पास दूसरा, देखते हैं आप अपना होमवर्क कल करके लाते हैं नहीं करके लाते। ये आपके पास अरेंजमेंट है, ये आपके पास अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो आई सेक्शन लग रहा है वो आपके पास लग रहा है ISMA 75 इंटू 75 इंटू 8, 75 इंटू 75 इंटू 8। और जो थिकनेस है गसर प्लेट की यहाँ पे है 10 mm, यहाँ पे है 10 mm, ठीक है। और जो आपके पास वर्किंग लोड है, वर्किंग लोड है वो आपके पास कितना है? 150 किलो न्यूटन। ओके हाँ, बाकी डाटा पीछे वाला है, बाकी डाटा पीछे वाला है, मैंने सिर्फ चेंज करा है एक इसको और एक इस अरेंजमेंट को। तो मुझे बता देना कल, मुझे बता देना कि नंबर ऑफ बोल्ट कितने होंगे। ओके, और दूसरी चीज बता देना रिवेट वैल्यू कितनी होगी। ये दो चीजें मुझे बता देना, ठीक है। क्लियर? कल मुझे बताना कि रिवेट वैल्यू कितनी होगी और नंबर ऑफ बोल्ट कितने होंगे। अरे बोल्ट वैल्यू ही है बेटा वो, ठीक है, बोल्ट वैल्यू। चक्कर है कि अभी जो बैच चल रहा है मेंस का, उसमें वहां पे वो क्वेश्चन जब करवाते हैं तो वहां पे रिविट ज्यादा आते हैं। जब तुम्हारे एसएससी का जब मेंस हो गए ना तो वहां पे रिविट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तरीका सेम है, सब चीजें सेम होती है, बस वहां बोल्ट ना देके रिविट देता है, तो बार बार रिविट 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 चलता रहता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट दे दे। तो अभी इतनी देर से क्या ले रहे थे तुम? हाँ वही फ्लो में निकल जाता है, ठीक है। अरे क्वेश्चन तुम करोगे भाई, लो जल्दी लो, ये लीजिए रवि, जल्दी लीजिए बेटा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है उसका नाम आपके पास क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बॉल। बेटा आपके पास होता क्या है, पहली चीज जो आपके पास जरूरी है वो आपके पास क्या है कि जो टेंसाइल मेंबर होता है ना, कि जो आपके पास टेंसाइल मेंबर होता है उसके लिए अगर बेस्ट सेक्शन की बात करें, ठीक है, टेंसाइल मेंबर के लिए
अगर आपके पास बेस्ट सेक्शन की बात करें टेंशन मेंबर के लिए, अगर बेस्ट सेक्शन की बात करते हैं तो बेटा वो आपके पास कौन सा सेक्शन कहलाता है? प्लेट सेक्शन। कौन सा सेक्शन कहलाता है? प्लेट सेक्शन। बताया था मैंने आपको पास ऐसा डायग्राम बनाया था। ये जो प्लेट होती है ये टेंशन में बेस्ट होती है, ठीक है, क्लियर? अरे थैंक यू, क्या क्या बात है बेटा, तुम्हारे लिए ही तो है यहाँ पर। वो लोग कितने स्क्रीनशॉट चाहिए? सब देंगे, ठीक है ना। चलो, टेंशन के लिए जो बैक सेक्शन है वो क्या है? प्लेट सेक्शन है, ठीक है, जो कैसा होता है? इस तरीके से होता है। दूसरी बात आपके पास क्या होता है कि जो टेंसल स्ट्रेंथ है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दो अदर नेम से भी आता है, तो मैं उनके नाम बता देता हूं, ठीक है। अदर नेम ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, अदर नेम ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ इज, क्या होती है वो? एक तो कहते हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ, क्या होती है? टीयरिंग स्ट्रेंथ। और आपके पास क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं एंड रप्चर स्ट्रेंथ। तो बेटा कंफ्यूज मत हो ना, रप्चर स्ट्रेंथ ये नाम इसी के ही हैं, ठीक है। रप्चर स्ट्रेंथ ये नाम क्या है? इसी के हैं। तो आपसे एग्जाम में बोले कि फाइंड द टीयरिंग स्ट्रेंथ, फाइंड द रप्चर स्ट्रेंथ एंड फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो तीनों बातें क्या है? सेम ही है, ठीक है ना। हाँ तो बोल दो, हाँ तो बोल दो कि हाँ सर, ठीक है। चलो ठीक है। दूसरी बात यहां पर जो हम कर रहे हैं, कि जो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर जब निकालते हैं तो वो आपके पास दो चीजें कहती है। क्या कहती है ये चीजें? ये कहती है कि ये जो मिनिमम होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी मेंबर की मिनिमम होगी, कौन कौन सी? एक आपके पास होती है ग्रोस स्ट्रेंथ, एक आपके पास क्या होती है? ग्रोस स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। क्या होती है? ग्रोस स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। और दूसरी आपके पास क्या होती है बेटा? नेट स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। क्या होती है? नेट स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। अब बात क्या है कि ग्रोस स्ट्रेंथ और नेट स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, पहले बात करते हैं ग्रोस स्ट्रेंथ की, ग्रोस स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। बेटा आपके पास होता क्या है कि ग्रोस स्ट्रेंथ है तो बताओ एरिया कौन सा लेंगे? ग्रोस लेंगे। अरे यार सचिन बेटा बताने तो दिया करो, अभी तो जस्ट बोलते हैं, तुम कहता पहले ग्रोस बता दो। ग्रोस का मतलब होता है बेटा पूरा, सब कुछ, जो कुछ भी है तुम्हारे पास। ग्रोस का मतलब आपके पास ग्रोस स्ट्रेंथ में जो एरिया लेंगे वो नेट एरिया लेंगे, ग्रोस एरिया लेंगे? बताओ पहले बताइए, ग्रोस एरिया लेंगे नेट एरिया लेंगे? नॉर्मली बात है, ग्रोस स्ट्रेंथ है तो बेटा एरिया कौन सा लेना है? ग्रोस वाला लेना है। अब जब मैं बात करता हूं आपसे नेट स्ट्रेंथ की, नेट स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर की, तो एरिया कौन सा लेंगे? नेट वाला लेंगे, ठीक है। एरिया कौन सा लेंगे? नेट वाला लेंगे। सर पूछा नहीं, वो तो बोला ग्रोस मतलब टोटल। अच्छा ग्रोस मतलब टोटल, अरे कोई बात नहीं, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। चलो तो ग्रोस है तो कौन सा लेंगे? ग्रोस लेंगे। और जो आपके पास नेट स्ट्रेंथ है तो उसमें एरिया कौन सा लेंगे? नेट वाला लेंगे। इन दोनों में से बेटा एरिया कौन सा ज्यादा होगा? ग्रोस वाला या नेट वाला? इन दोनों में से एरिया ज्यादा कौन सा होगा? ग्रोस का होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कम वाले वैल्यू से, और जो एक कम आता है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ज्यादा वाली वैल्यू से। किससे? ज्यादा वाली वैल्यू से। मतलब अल्टीमेट ज्यादा होता है, यील्ड कम होता है। और बेटा जहां पे यील्ड आता है ना वहां डिवाइड करते हैं 1.1 से, और जहां FU आता है ना वहां डिवाइड करते हैं 1.25 से। और सर्विसेबिलिटी के लिए कि ये वैल्यू ज्यादा ना हो जाए इसलिए एक मार्जिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.9 से, और ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। जो आपके पास कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला आपके पास बन जाता है किसके लिए? टेंसाइल मेंबर के लिए। क्लियर? क्या इस तरीके से मेंबर में बनता है। हाँ प्लेट का स्ट्रेंथ लेंगे ना हम, अल्टीमेट ऑफ प्लेट, ठीक है। चलिए इसी के बाद हम बात करेंगे बाकी। कल रिवीजन करते रही है, रिवीजन करते रही है। हम कल मॉर्निंग में फिर रिवीजन, मॉर्निंग में कहा, शाम को फिर रिवीजन करवाएंगे आपसे, ठीक है ना। हाँ ठीक है बेटा, कल मिलते हैं तुमसे दोबारा।
जागते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है बेटा, गुड नाइट। ठीक है, अरे तो वापिस कर लेना, तुम्हारा बैक करते रहेंगे क्या बाबू, क्या कर रहे तुम? ठीक है, चलिए।